मॉर्निंग। उनका जन्म हुआ था 1907 और निधन हुआ 2003 में। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं केबीसी होस्ट करने वाले लेजेंडरी स्टार अमिताभ बच्चन को, जानते हो ना। तो अमिताभ बच्चन जिस प्रकार से आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विश्वविख्यात है, ठीक इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के महान कवियों में हरिवंश राय बच्चन, उनके पिताजी अमर है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से साहित्य लिखा है, लेकिन छायांतरवाद, हिंदी साहित्य में अलग अलग प्रकार के वाद होते हैं, प्रगतिवाद, गतिवाद, और इन वादों में छायावाद, उनके कवियों में बच्चन जी एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। वे इंग्लिश विषय के प्रोफेसर रहे थे। दिल्ली में सरकारी सेवा की, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर भी उन्होंने सेवाएं दी। भारत के विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। जिस प्रकार से आज सचिन तेंदुलकर है, राज्यवर्धन राठौड़ है। राज्यसभा, आप सिविक पढ़ते हो कि राज्यसभा में इस प्रकार से सिलेक्टेड किसी भी फील्ड के श्रेष्ठ व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की और उनकी श्रेष्ठ सर्जन मधुशाला कहा जाता है, और मधुशाला से उनको बहुत शोहरत मिली। आपने मधुशाला के बारे में सुना होगा। अलग अलग प्रकार के सभा सम्मेलनों में, कवि गोष्ठी में मधुशाला को सुनने के लिए, उस साहित्य को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि की समग्र वांग्मय, अब ध्यान रखना, वांग्मय मतलब साहित्य पर उन्होंने पीएचडी की। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया। उनको कई पुरस्कार मिले, सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे महान पदवी और उपाधि और पुरस्कार मिले। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। ये मधुशाला की काव्य पंक्ति है, आज भी लोगों की जबान पर है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, मधुशाला मतलब जो मैखाना होता है, हिंदी में कहा जाए शराब पीने की जगह। उन्होंने लिखा है कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। मंदिर मस्जिद धर्म को बांटने का काम करते हैं, लेकिन मधुशाला में जाकर, मैखाने में जाकर आदमी एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से मिलता है। और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत, संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा। अलग अलग प्रकार के जो पार्ट होते हैं, जिसे खंड कहा जाता है, जिसमें उन्होंने आत्मकथा लिखी है। यहाँ जो उनकी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं में से यहाँ यह अंश लिया गया है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। बच्चन जी की जो पहली पत्नी थी, उनका नाम श्यामा था। बच्चन जी की दूसरी पत्नी थी, उनका नाम तेजी बच्चन था। तेजी बच्चन अमिताभ जी, अजीताभ जी उनके बेटे हैं। तो सही अर्थ में कहा जाए कि जिनको अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी जीवन संगिनी मिल जाए, जिनको अच्छी अर्धांगिनी मिल जाए, जिनको अच्छी सहधर्मचारिणी मिल जाए, उनका जीवन धन्य हो जाता है। एवरी सक्सेसफुल मैन बिहाइंड વુમન, દુનિયાના દરેક સફળ પુરુષની પાછળ સ્ત્રી હોય છે। ગુજરાતીમાં કહે તો કોઈ માતાના સ્વરૂપમાં હોય, બહેનના સ્વરૂપમાં હોય, પત્નીના સ્વરૂપમાં હોય, પ્રિયતમાના સ્વરૂપમાં હોય, દરેક સફળ પુરુષની પાછળ એક સ્ત્રી કારણ હોય છે અને હોય છે। तो यहाँ पर यही बात बच्चन जी ने की थी कि उनकी पत्नी श्यामा ने, बच्चन जी बीमार हो गए। बीमार होना तो अच्छी बात नहीं है। आप आमतौर पर आजकल कोरोना
कि महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है। बीमार होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बीमार होने से पहले हमें अच्छी तरह से इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति विकसित करनी चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन हरिवंश राय जी बीमार हो जाते हैं, और बीमार हो जाते हैं तब उनकी पत्नी श्यामा, पहली पत्नी जो श्यामा होती है, वह बहुत उनकी सेवा करती है, और सेवा करते करते बच्चन जी का दर्द, उनकी बीमारी, उनका दुख अपने आप ले लेती है। और इसी बात की करुणता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और दूसरी ओर कवि की भावुकता, संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं मैं क्या याद करूं, हरिवंश राय जी बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस प्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण को, अपनी यादों को बड़े ही सुंदर ढंग से आलेखित किया है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का विचित्र भी देता है, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हम भूल जाए याद करें। कोई घटना ऐसी होती है जिसने हमें सुख दिया है, आज हम उस घटना को याद करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। कोई घटना ऐसी होती है जिस घटना ने हमें दुख दिया है, दर्द दिया है, उसको हम याद करते हैं तो हमें दर्द मिलता है। यहाँ जो टाइटल है, शीर्षक, मतलब ए गुड टाइटल शुड बी शॉर्ट, स्पेसिफिक, एट्रैक्टिव एंड न्यू। ये शीर्षक इसी कंटेंट को, इसी विषय वस्तु को निर्देश करता है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। अब शुरुआत होती है पहले पैराग्राफ की, आप ध्यान रखना। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। मैं अपनी बीमारी दुलराने वालों में, मतलब मैं अपनी बीमारी को लाड प्यार करने वालों में नहीं था। आज तो कोरोना की वैश्विक महामारी है, जरा सी आपको सर्दी लग गई तो चिंता होने लगती है लोगों को। जरा सी खांसी या उधरस आ गई तो लोग चिंता करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सर्दी, जुकाम या किसी भी प्रकार की बीमारी पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। आती है चली जाएगी, वे लोग अपना काम करते थे। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय था। निर्भय था मतलब मैं डरता नहीं था बीमार से। आजकल भी लोग बीमारी से क्यों डरते हैं जानते हैं आप? कोरोना के कारण जरा सी सर्दी जुकाम हो गया, लोग डरने लगते हैं, कहीं कोरोना नहीं हो गया। जरा भी ऐसे आप स्नीज करने लगे, माता पिता तनाव में आ जाते हैं। तो उस जमाने में उन्होंने गांधी जी का लेख पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया है ना, उस शरीर को हमें स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी। भगवान ने हमें शरीर दिया है, उसकी निगरानी करना, उसकी देखभाल करना, यह हमारा कर्तव्य है। कुछ और आगे ले गया गांधी जी के इस विचार को। लेखक ने ऐसा कहा कि मैं कुछ और आगे ले गया, अपराधी को दंड देना चाहिए। जो आदमी गलती करता है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मुझे जब कभी छोटी छोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द हो तो वे खाट पर ले जाते। छोटी सी जुकाम हो गई, आजकल तो माहौल ये है, तो खाट पर, अगर आप खाट पर ले जाते हैं तो बीमारी आप पर चढ़ जाती है। मतलब आपको छोटी छोटी बीमारियों में डरना नहीं चाहिए। आजकल का माहौल है डरने जैसा। और भी अपने से काम लेता। मुझे बड़े बुट्ट बुखार में, बड़े बुट्ट बुखार मतलब जो बुखार आम तौर पर बहुत तेज होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसे बड़े बुट्ट बुखार कहा जाता है। हिंदी के भी, अंग्रेजी के भी प्राध्यापक थे, वे ट्यूशन करते थे। मैं अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है, रात रात भर वे ट्यूशन करते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पड़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? जो दिन रात मजदूरी करता है, आमदनी कम है, पैसे कम है, उन दिनों की बात है, आप देखिए, तो मजदूरी करने वालों को बीमार पड़ने का हक नहीं है। बीमारी तो अमीरों की हरम मजदगी है। हर मजदगी यानी कि अमीर लोगों का हरामीपन है। मजदूर लोग बार बार बीमार नहीं पड़ते,
पैसे वाले अगर बीमार पड़ते, थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई हमारे किसी फिल्म के हीरो को, तुरंत न्यूज़ में आ जाएगा। मतलब हर मजदगी यानी हरामीपन है। मतलब मैं बुखार की गर्मी में मैं जोर जोर से पड़ा था और डरता नहीं था, यह मैं हरामीपन मुझ में नहीं था, और इसीलिए गरीबों के लिए अपने पीछे न लग जाए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह के सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगा। लेकिन बड़े साहित्यकार थे, उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, आप देखिए फिल्म के अलावा बहुत से ऐसे कलाकार हैं। सुनील गावस्कर क्रिकेटर है, वो भी 104 टेम्परेचर बुखार पे खेले थे। मतलब बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो इतना बहुत बीमार होने के बावजूद वे अपनी जो नेचुरली कला है, टैलेंट है, उसको दबाते नहीं। अनिल कुंबले जी को भी बहुत गहरी चोट आई थी, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे विकेट लिए थे क्रिकेट में। इस प्रकार सचिन तेंदुलकर ने भी ऐसा किया था, बहुत बीमार थे फिर भी खेले थे देश के लिए। तो ऐसा कहते हैं कि बीमारी मुझे प्रेरक, इंस्पिरेशन मुझे मिलता है, मुझे प्रोत्साहन देती है, और मैं मेरी अनुभूति मतलब अनुभव, उससे मुझे ताप आता है और गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता है। मतलब यह लिखना है ना, ये हृदय की, भाव की और भाषा की बात होती है। और इस तरह भट्टी में जो मेरे विचार, मेरे भाव, मेरी कल्पनाएं, मेरी इमेजिनेशन जो आई, वह इस प्रकार से मेरी कल्पनाओं का उबाल उच्छलित करती है। जैसे उबाल आता है पानी में, चाय में, दूध में, ठीक वैसे इट इज़ वन काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। और इसके लिए मैं यहाँ पर कभी किसी भी प्रकार का डर नहीं रखता था। हल्की बुखार में तो मैं मेरे सब काम हस्बमामुल मतलब डेली रूटीन, फारसी का उर्दू का शब्द है हस्बमामुल, मतलब डेली रूटीन। हस्बमामुल मतलब डेली रूटीन। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, अगर किसी ने मेरा बदन छू लिया तो मैं पट से जवाब देता था कि कहाँ, बुखार है और मैं भी हूँ, बुखार भी है और मैं भी हूँ, बुखार मुझ में रहता है और मैं भी रहता हूँ। शायद इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर ऑथर किपलिंग ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो अच्छी कहानियाँ लिखता था। हाई टेम्परेचर, ज़्यादा बुखार, ज़्यादा तबीयत नाजुक, तो फिर उनकी कार्य करने की शक्ति ज़्यादा बढ़ती थी। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। जब बुखार था तो लेखक हर रोज़ अपना डेली रूटीन का लिखते थे, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैं कम लिखता था। और वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रथम वक्त मुझे याद आ गया कि मैंने अपनी दो चट्टाने की सबसे बड़ी कविता शांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान जैसी मैंने तुरसी में पड़े पड़े लिखी थी। जो दो चट्टान है वह, और उनकी जो साहित्य शांत्र के नोबेल पुरस्कार, मतलब 21 जून 1905 को पेरिस में जन्मे थे ये साहित्यकार। उन्होंने फ्रेंच तथा जर्मन में साहित्यकार के रूप में काम किया था, और अस्तित्ववादी संघर्ष के लिए भी अलग अलग फिलोसॉफी और नेचुरल लेखक कवि थे, और एक सोशलिस्ट थे, समाजशास्त्री थे। ऐसे महान व्यक्तित्व ने विश्व से नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया था। सात्र नाम के व्यक्ति का, अंडरलाइन कीजिए, सात्र। दूसरे सिसिफिस की बात है, सिसिफिस बरकस हनुमान। तो ग्रीस जो पुरानी पुस्तक है उसमें एक विलक्षण चमत्कारिक व्यक्तित्व था जो कोरिन्थ के राजा थे, और उनके शरीर वज्र की तरह मजबूत। वज्र की तरह मजबूत मतलब आप महाभारत रामायण में सुना होगा कि अलग अलग कौरवों के शरीर वज्र थे। दधीचि ऋषि ने वरदान दिया था, और वज्र का शरीर मतलब कहीं भी टूटे ना, बहुत मजबूत। विशाल चट्टान उठाकर पर्वत शिखर पर तक फेंकता था, जो शिखर तक पहुंचकर वापस आती थी। सिसिफिस को इस खेल में आनंद आता था, उसने मृत्यु को बंदी बना लिया था। ग्रीक पुराणों में इससे संबंधित अनेक कथा है। मतलब मौत से डरने नहीं वाले
ये नोबेल पुरस्कार टुकड़ा देने वाला छात्र हो या दो चट्टान के लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि उनको प्लूरिसी हो गई थी। प्लूरिसी हो जाना मतलब लंग्स में, लंग्स मतलब फेफड़े। आजकल लंग्स के बारे में लोग सोचने लगे हैं कोरोना वायरस की महामारी के कारण। पहले ऐसा भी होता था, ज़्यादा सर्दी हो जाए, निमोनिया हो जाए और फेफड़े में पानी भर जाता था, दवाई कराने के बाद आराम से व्यक्ति बच जाता था, डरता नहीं था। लेकिन आज फेफड़ों में पानी भर जाना, प्लूरिसी होना मतलब कोरोना वायरस ज़्यादातर टेस्ट किए जाते हैं, आप जानते हैं। तो फेफड़ों में पानी भर जाने के बावजूद वे पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित ना कर सकती थी। बुढ़ापे में आदमी को एक बीमारी आ जाए तो दूसरी आ जाती है, डायबिटीज़ आ जाए तो बीपी आ जाता है, बिन बुनाए मेहमान की तरह बीमारी आ जाती है। लेकिन जवानी में बीमारी अक्सर आती नहीं, क्योंकि जवानी में इम्यूनिटी ज़्यादा। मैं अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, विश्राम तिवारी कहा करते थे, अंडरलाइन कीजिए, विश्राम तिवारी। मार के पीछे भूत भागे, आपने सुना होगा वह कहावत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब मार के पीछे भूत भी भागे। अगर किसी को मारा जाए तो उसका भूत भाग जाएगा। पुराने ज़माने में ऐसा करता था, ऐसा किया जाता था। किसी को भूत आया है तो लोग क्या करेंगे, उसकी चोटी पकड़ लेंगे, उसके बाल पकड़ लेंगे, उसके बाल को बांधेंगे और लकड़ी से उसे मारेंगे, और ताकि भूत को चोट लगे और भूत भाग जाए। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भी भागे। बुखार यानी फीवर, गुजराती में ताव। उनको लगा कि बुखार भी मैं काम करता रहूँगा। लेकिन आप देखें कि नए पैराग्राफ पर, यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। लगातार बुखार उनको हो रहा था। उसका कारण आप देखिए कि अगर सामान्य बुखार है तो आप पैरासीटामोल ले लेंगे तो हो सकता है कि या आप आयुर्वेदिक सुदर्शन घनवटी ले लें तो आपका बुखार हो जाएगा, धीरे धीरे नहीं होगा, आप तंदुरुस्त हो जाओगे। लेकिन जो बुखार बार बार आता है और उसमें कोई भी अलग अलग प्रकार से इलाज कराने पर भी जल्दी से नहीं मिटता, तो माना जाएगा कि ये तूफान था और पिछले 9 महीनों से मुझे ये बुखार झकझोर रहा था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे दिया गया था, उस समय विध्वंसक यानी विनाशकारी। स्कूल बंद था, ट्यूशन फर्म में जाता था। स्कूल बंद थे मतलब ट्यूशन करते थे, और उनकी आमदनी की उनको ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री, वे अलग अलग किताब लिखते थे, लेकिन उनकी बिक्री, उनके सेल से नियमित पैसे नहीं आ रहे थे। उनको कर्ज, देऊ वधी गई, वो तो गुजराती में कहिए तो कर्ज बढ़ गया था। और बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, और ऐसे जुलाई आ गई। जुलाई का महीना है। अगर कोई बीमारी आमतौर पर सामान्य रहती है और वह उसका अंत नहीं होता है तो तुरंत उसका परीक्षण कराना चाहिए, क्योंकि आम लगने वाली बीमारी ज़्यादा रहती है तो समस्या गंभीर होने की संभावना। जुलाई तक लेखक को बुखार रहा। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, इतना बुखार होता कि ट्यूशन पर भी जाना ना होता था। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह फिर नहीं, शाम को कभी 101 और 102 डिग्री तक बुखार हो जाता था, कभी 101, कभी 102। जिस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, ऐसी हालत थी। और कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती गई। कभी कभी धीमी खांसी आती थी। दवा शौकिया दवा बांटू, यानी कि जो दवा लेते थे, दवा के लिए अलग अलग प्रकार से वे जो भी दवा बांटने वाले लोग थे, अलग अलग प्रकार नुस्खा हकीम दिखाते थे, वैद्य दिखाते थे। होम्योपैथिक, आप देखें कि अलग अलग प्रकार की दवाएं की शाखा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पैरासीटामोल मेडिकल की ये सब दवाएं लेते तो उसे एलोपैथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोपैथिक। दूसरी एक आती है होम्योपैथिक, जो समर्थ क्लिनिक आपकी यहाँ बोरसद में है, यहाँ आसपास होम्योपैथिक क्लिनिक होते हैं।
जो DHMS डॉक्टर होते हैं जो होम्योपैथिक दवाई करते हैं। दूसरा एक है आयुर्वेदिक जो हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर। और चौथा है यूनानी, जो यूनानी हकीम होते हैं वे यूनानी दवाई करते हैं। तो यहाँ पर कभी 101 कभी 102 जिस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, लेकिन का हाल बहुत ख़राब था, कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती गई थी, धीमी धीमी खांसी थी और हो गया तो एलोपैथी का इलाज अपने बूते से बाहर। एलोपैथी आप देखें, अगर आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक करते हैं तो पैसे उसमें कम लगते हैं। सर्दी हुई तो आपने तुलसी के पान या पत्ते ले लिए, हल्दी ले ली, अरडूसी ले ली और उसका पानी का मिश्रण बना दिया तो आराम से आपको सर्दी मिट जाएगी। लेकिन अगर एलोपैथिक दवाई लेंगे तो उसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है और इसलिए ये मेरे बुद्धि से बाहर था, ऐसा लेखक बताते हैं। इस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठती, जीवा यानी जबान पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ? इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 महीनों से लगातार मेरी सेवा की है और वह स्वस्थ है। 6 महीनों से, इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं मिल जानी है। ज्वर मुक्ति, ज्वर मतलब बुखार, फीवर, ताव, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खा जा रही। पति बीमार था, अक्सर घर में एक भी व्यक्ति बीमार है ना तो पूरा घर बीमार हो जाता है। पति बीमार था तो श्यामा भी बहुत चिंतित रहती थी क्योंकि आमदनी कम थी, पैसे नहीं थे, एलोपैथिक दवाई का खर्च नहीं निकाल पाते थे। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था। इच्छा बल, विल पावर, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है ना तो किसी भी बीमारी से, कोरोना वॉरियर्स या कोरोना से बाहर आए बहुत से केसेस में देखिए, जो लोग विल पावर श्रेष्ठ रखने वाले हैं वो लोग जल्दी से अच्छे हो जाते हैं, चाहे किसी भी बीमारी हो, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े दुबले पतले हो जाते हैं। गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, खाना कम खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, तो गर्मी में आमतौर पर सभी लोग दुबले पतले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। BK मुखर्जी से परीक्षा कर, अच्छे डॉक्टर थे डॉक्टर BK मुखर्जी। मैंने टालम टूल की, लेखक हरिवंश राय बच्चन ने क्या किया, अवॉइड किया टालम टोल की कि भाई मैं नहीं कराऊंगा, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। लेकिन श्यामा जी, उनकी जो पत्नी थी, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अगर किसी भी शस्त्र का काम ना लगे तो रामायण या महाभारत में ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अगर तुम डॉक्टर को दिखलाने नहीं जाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप जानते हैं बच्चे, सभी लोग आप जानते हैं कि दुनिया में 4 प्रकार की हट होती है, राज हट, स्त्री हट, बाल हट और जोगी हट। अगर स्त्री ने हट ले ली, अगर स्त्री ने जिद कर ली कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगी तो जाएगी, पति और बच्चे चाहे कितना भी मना कर ले। सीता मैया ने जिद ली, मुझे सोने का हिरण चाहिए, सो चाहिए, और फिर रामायण बहुत बड़ा हुआ था। यह जिद थी श्यामा की कि पति के अच्छे के लिए वे कहते थे कि तुम जाओ, तुम इलाज कराने जाओ, और जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी को यह डर था कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी को क्षय हुआ है। क्षय मतलब टीबी, जिसे अंग्रेजी में तपेदिक कहते हैं। आप साइंस में पढ़े होंगे, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, फेफड़ों में पानी भरने की बीमारी जिसमें ज़्यादा खांसी आती है, अक्सर निमोनिया जैसी होती है। यह नुस्खा उन्होंने लिख दिया था और कुछ दिन चिंतामुक्त होकर पूरे आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाह ना लगा। उन्होंने जो नुस्खा लिखा था, यानी कि जो दवाई का तरीका लिखा था या जो डॉक्टर होते उसके द्वारा जो दवाई दी जाती है उसे नुस्खा कहा जाता है, मुझे मौत का लाइसेंस लगा था। क्यों? क्योंकि मेरी विदा का समय आ गया, जब ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। क्योंकि अक्सर हमारे देश में टीबी के मरीज ज़्यादा है और यह भी बीमारी कोरोना वायरस की तरह दूसरे लोगों के ड्रॉपलेट या उसकी सांस से फैलती है, तो या ज़्यादातर बोलने से या अलग अलग प्रकार के व्यसन से होती है।
क्या इतने दिनों में क्या आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करते, कितने कष्ट उठाने, स्वागत के लिए विदा होती, देखी तैयारी बंद लगी खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। उनको याद आया मेरे जीवन, शायद मेरा जीवन अब मौत के करीब जा रहा है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? उनकी पहली पत्नी, लेखक को लगा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी है श्यामा, वह विधवा हो जाएगी। विधवा मतलब जिस पति का, जिस स्त्री का पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं। विधवा मतलब भाववाचक वैधव्य, विधवा मीन्स विडो। मरने से पहले मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना, मरने से पहले जीना कठिन लगा। पूरे आराम के अर्थ में हो गए ट्यूशन छोड़ दो, अगर आराम करे तो ट्यूशन छोड़ देने पड़ेंगे, अगर स्कूल में जॉब करते थे उसकी छुट्टी ले लूँ, और ज़्यादा ले ले तो तनख्वाह लेने को तैयार हूँ। फिर घर कैसे चलेगा, घर का गुजारा कैसे चलेगा? उनका छोटा भाई था जिसका नाम था सालिंगरान, केवल उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह पर घर नहीं चला सकते थे। कल उनकी बदली हो सकती है, जब तक वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होगी वे अपने माता पिता को पैसे भेजते थे। उनके छोटे भाई सालिग्राम के आधार पर घर चल रहा था। अगर उसका तबादला हो गया, बदली हो गई, तो महंगी महंगी दवाओं का खर्च कहाँ से करेंगे? किताबों से आमदनी, जो उनके किताब बेचे जाते थे उनकी इनकम बहुत ही इरेगुलर, अनियमित थी और अनिश्चित थी। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं थे। उनके बहुत सारे लोगों के पैसे चुकाने थे। ગુજરાતીમાં કહીએ તો એમને ઘણું દેવું થઈ ગયું, ઘણા બધા લેણદારો હતા। અને આજે તમે દરરોજ ન્યૂઝમાં જોતા હશો કે કોરોના વાયરસના સંક્રમણને કારણે बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पैसों की कमी या घर का गुजारा न चलने से, धंधा रोजगार गायब हो जाने की वजह से। मतलब उनकी हालत ये थी। वे क्या, इस खबर से मेरे माता पिता, घर पैसे माता पिता को नहीं भेजे गए। और श्यामा ने जब सुना कि अपने पति बच्चन जी को तपेदिक यानी टीबी की बीमारी हो गई है, वह तुरंत संभल भी गई, दर्द भी हो गई। जैसे उसने अपने आप को संभाला और अपने पति को बचाने के लिए वह खुद कलेजा पत्थर का कर लिया। और अगर इस खबर को माता पिता को सुनाए तो उनको लकवा मार गया। लकवा मतलब पैरालिसिस। पिताजी लेखक के धैर्यवान थे, धीरज वाले थे। उन्होंने मुझे कहा, घबराओ नहीं, हम हमारा घर बेचकर इलाज करेंगे। सालिग्राम जो छोटा भाई था, हरिवंश राय बच्चन, वह भी असमर्थ था और एक सांस लेकर, एक निराशा सूचक सांस, जैसे बहुत खुश होते हैं तो हम वाह कहते हैं, दर्द भरी सांस निकलती है तो उसे आह कहते हैं, आह, ठीक वैसे दर्द भरी सांस ली। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, आगे आपको पढ़ना है।